हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली फिजिक्स के लिए क्या अप्रोच तुम्हें लगानी चाहिए अगर तुम 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऐसी क्या चीज़ तुम्हें करनी चाहिए जो एक्चुअली तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। देखो, हम किसी भी रॉकेट साइंस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों पे बात करेंगे, एक स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, एक मेथड पे बात करेंगे। इस वीडियो में कुछ 7 मास्टर स्ट्रोक्स बताऊंगी जो एक्चुअली ना वर्क करे थे, मेरे लिए तो करे थे यार। मतलब मेरे मार्क्स ना शुरुआत में सच में बहुत कम आते थे फिजिक्स में। जब मैं इनिशियल टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, 30 नंबर 40 नंबर ऐसे नंबर मेरे आते थे। और फिर है ना धीरे धीरे करते करते इन चीज़ों पर जब मैंने वर्क करना स्टार्ट करा तब मेरे मार्क्स सच में बढ़ने लगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने लास्ट 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। जो लोगों का डाउट होता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी में क्या चीज पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए, वो मैंने उस पॉइंट के अंदर क्लियर करा है। तो अगर तुम्हें भी उस चीज में डाउट है तो प्लीज वो 7th पॉइंट जरूर देखना। और लास्ट में मैंने कुछ बुक्स भी बताई है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो फर्स्ट चीज है मोर एंड मोर क्वेश्चन करना। अब देखो, अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार ये दीदी कौन सी नई बात बता दी आपने, मोर एंड मोर क्वेश्चन तो सभी बोलते हैं करना ही होता है, सभी बोलते हैं फिजिक्स को करना है तो क्वेश्चन करना है। मैं जानती हूँ सब बोलते हैं और सब सही ही बोलते हैं, चाहे तुम किसी टीचर से पूछो, किसी भी प्रीवियस एस्पिरेंट से पूछो, सब ये जो बोलते हैं ना कि फिजिक्स में जितने सवाल करोगे तुम्हारा उतना स्कोर इंप्रूव होता रहेगा, और ये बात सच है। पर वो करने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि बस सवाल करते जा रहे तो कुछ नहीं रहा है, बस करे जा रहे। सिर्फ करने के लिए सवाल नहीं करना होता है, उसका भी एक तरीका होता है। अब मैं तुम्हें यहाँ आके कह दूं सीधा कि है ना, हाँ तुम ये पर्टिकुलर चैप्टर है, एक चैप्टर से तो तुम्हें पक्का 500 सवाल करने ही करने हैं, और हर चैप्टर में तुम्हें ऐसे 500 सवाल करते जा रहे हो, वो कितना हेक्टिक लगेगा यार, वो ना बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होगा। तो मैं बस तुम्हें तरीका बताऊंगी कि तुम्हें किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब शुरुआत में जब तुम पढ़ाई करते हो तो जो कंसेप्ट है, पहले तो उस कंसेप्ट को सीखो। उससे जो तुम्हें टीचर नोट्स लिखवाता है, नोट्स के साथ वो उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाता है, उन क्वेश्चंस को पहले सीखो। सीधा ये नहीं करना है कि आज टीचर ने पढ़ाया घर पे जाके ले मॉड्यूल उठाइए सॉल्व करने लगे, नहीं। पहले तो अपना जो नोट्स हैं उनको पढ़ना है, और वो जो उनके साथ जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको करना है। उनको अच्छे से अपने अंदर उतारो कि हाँ ये है, अगर इससे सवाल बनेगा तो ऐसे ऐसे बन सकता है, ठीक है। फिर तुम्हें उससे क्वेश्चंस करने, टॉपिक वाइज पहले क्वेश्चन करना स्टार्ट करना होगा। पूरे चैप्टर खत्म होने का वेट नहीं करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं। फिर एक बार तुम्हारा चैप्टर ओवर हो गया, तुमने पूरा कर लिया, अब तुम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। फिर चाहे तुम किसी मॉड्यूल से कर रहे हो, फिर तुम किसी डीपीपी से सॉल्व कर रहे हो, तुम उसको स्टार्ट करोगे। अब तुम्हें उस पूरी मॉड्यूल को एज इट इज सॉल्व कर लेना है। मतलब कि जो होते गए उनको टिक मारते गए, जो नहीं हो रहे उस पर सर्कल कर लिया, सर्कल क्वेश्चन को जाके टीचर से पूछ लिया, बस अभी इतना ही करना है। और यू नो मॉड्यूल्स में इतने क्वेश्चन होते हैं मॉड्यूल और डीपीपी में कि आराम से 200-250 सवाल तो वही हो जाते हैं, पहले उनको ही कंप्लीट करना है। अब ये नहीं करना कि तुमने सारे चैप्टर्स की मॉड्यूल कर ली, अब तुम किसी और बुक को उठा रहे हो, नहीं, अभी वो चीज नहीं करनी। जब तुम फिर से रिवीजन करोगे तो तुम्हें कोई और बुक नहीं उठानी है, तुम्हें वही मॉड्यूल के क्वेश्चंस को एक बार फिर से उठाना है। जो टिक्ड क्वेश्चंस थे उनको भी एक बार वापस करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ठीक है जो टिक्ड क्वेश्चंस थे उनको छोड़ो, सिर्फ सर्कल सर्कल वाले क्वेश्चन कर लेना, बट मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि एक बार जो तुमने मॉड्यूल करी है उसको ही फिर से करना। मैंने ये चीज करी है, मेरी मॉड्यूल एक बार कर लेती थी, मैं फिर से सॉल्व कर लेती थी, मैं फिर से सॉल्व कर लेती थी। ऐसा मैंने 2-3 बार करा है यार, और पता है इतना कंफर्ट आ जाता है ना उन क्वेश्चन से, क्योंकि वही क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं जो एक्चुअली रिपीट हो रहे होते हैं, और वही चीज हमें एक्चुअली सीखनी होती है। सर्कल वाले क्वेश्चंस होते हैं, तुम उन पर फिर से अटकोगे। अगर तो तुमने उसका कॉन्सेप्ट टीचर से पूछ के स्ट्रॉन्ग कर लिया तब तो तुम उस पर ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी, लेकिन अगर तुमने कॉन्सेप्ट अभी नहीं सीखा है ना तो तुम उस सर्कल वाले क्वेश्चन पर फिर से अटकोगे। तो कुछ नहीं करना है यार, फिर से टीचर से पूछो, अगर नहीं आ रहा तो फिर से समझने की कोशिश करो, बस इस तरह से रिवाइज करना है। तीसरी चौथी बार जब करते हो, मान लो कोई टेस्ट है, तुम्हें उसमें वो पर्टिकुलर चैप्टर आ रहा है, तुम्हें सारे क्वेश्चन करने का मन नहीं है, ऑड ऑड क्वेश्चन कर लो, सिर्फ ऑड ऑड नंबर के क्वेश्चन कर लो, ज्यादा नहीं कर सकते, 2 एक्सरसाइज के कर लो। पर्टिकुलर जो टॉपिक तुम्हारा वीक है उससे अगर डीपीपी है या कोई मॉड्यूल का एक्सरसाइज है उसके ऑड ऑड क्वेश्चन कर लो। तीसरी बार रिवाइज करना है, उसी के फिर से इवन क्वेश्चन कर लो। ये मैंने करके देखा है यार, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तुम 10 किताबें उठाओगे उससे तुम्हें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट जब तुम इस एक ही एक चीज को करते रहोगे ना तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड है अपना कमांड ऑन बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो शुरुआत में जब पढ़ाते हैं तो बेसिक मैथ्स को ही करीब 1 मंथ के लिए पढ़ाते रहते हैं। देखो वो टीचर ऐसे ही नहीं पढ़ाता बेसिक मैथ्स, वो ऐसे उनको मजे नहीं आ रहे होते हैं, वो एक्चुअली तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आगे ना डायरेक्ट क्वेश्चन तो भले ही नहीं आएगा बेसिक मैथ से और वेक्टर से, लेकिन उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे साइन 53 की वैल्यू पूछ रहे हैं, कॉस 53 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तुम्हें वो आना चाहिए, लाइक वो ट्रायंगल तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, हाँ इधर 53 है, इधर इसके सामने 4 होता है, इधर बेस पे 3 होता है, इधर 5 होता है हाइपोटेनस पे। तो ये सब चीजें तुम्हें अपने दिमाग में एकदम याद रख के चलनी है, ये सब चीजें तुम्हें याद करनी है। यस, फिजिक्स को भी याद रखना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीजें, लाइक साइन का कर्व कैसे ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ कैसे
ऊपर से ऐसे स्टार्ट होता है, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं, सारे ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सब चीजें तुम्हें बेसिक मैथ्स का ना पूरा अच्छे से घोट बना के पीना चाहिए, क्योंकि आगे ये सब की एप्लीकेशंस बहुत काम आएगी। तीसरा स्ट्रोक आता है अपना मल्टीपल नोट्स रिविजन। अब मैं ये तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, लाइक एक दो बार नोट्स पढ़ लिया, ठीक है, अब डायरेक्ट वो क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। बट पता है वो चीज ना उन्हीं बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है जिनके नंबर अब 130, 140, 150 ऐसे आ रहे होते हैं। अगर वो रिवीजन के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ नोट्स भी उठाए, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो भी उनका काम हो जाएगा। लेकिन जिनके नंबर अभी 120 नंबर से कम आ रहे हैं ना, उनको ये गलती नहीं करनी है। उनको जब भी रिवीजन का मौका मिले, एक बार तो एटलीस्ट उनको नोट्स पढ़ने चाहिए। अभी से जब नीट का एग्जाम है, तुम पूरे फिजिक्स के नोट्स को एटलीस्ट 5 से 7 बार कर लो। मतलब उनको पढ़ना है यार, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। फिर चाहे वो तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, चाहे तुम्हारे लॉन्ग फॉर्म हो, बार बार नोट्स पढ़ने से क्या होता है ना कि हमें वो कंसेप्ट आने लग जाते हैं, हमें क्वेश्चंस करने में बहुत इजी हो जाता है, हम कंफर्ट में आ जाते हैं कि हाँ इससे ये सवाल आता है, इससे ये सवाल आता है। फोर्थ मास्टर स्ट्रोक है अपना फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन द फॉर्मूला। अब ये गलती ना बहुत सारे ड्रॉपर करते हैं, और ये मैं भी करती थी। जैसे टीचर क्लास में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है और हम उस कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे, लास्ट में अल्टीमेटली उन्होंने एक फॉर्मूला लिखा दिया कि हाँ चलो इस फॉर्मूले को याद रख लेना। टीचर भी यही बोलता है कि ठीक है डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, और ठीक है मोस्टली डेरिवेशन याद नहीं भी रखने होते हैं। बट मैं ये एक बार कहूंगी कि एटलीस्ट एक बार तुम्हें वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है नीट का एग्जाम टफ आता है, बहुत ऊपर ऊपर से नहीं आता, डेप्थ में भी पूछते हैं। तो ये सब चीजें तुम्हें तभी काम आएगी जब तुमने कंसेप्ट पूरा सीख रखा है। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सारे कंसेप्ट्स याद रखो। फुल फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं, कंसेप्ट्स भी याद रखने हैं। फॉर्मूला के लिए ये कर सकते हो कि तुम एक फॉर्मूला शीट बना के रख सकते हो, एक भी पन्ना उठाओ और उस पे ऐसे फॉर्मूले लिख दो और बस उन्हीं को पढ़ते रहो। बाकी कंसेप्ट तुम्हें एक दो बार ही पढ़ना पड़ेगा, फिर वो याद हो जाएगा, उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ इज रेगुलर टेस्ट एनालिसिस। अब तुम्हें पता है कि वही फिजिक्स में अगर तुम्हें अपना मार्क्स इंप्रूव करना है तो तुम्हें क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टेस्ट के क्वेश्चंस को हल्के में लो। टेस्ट के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें जो तुम्हारे गलत हो रहे होते हैं, क्योंकि वही चीज होती है यार जो एक्चुअली तुम्हारे वीकनेसेस होते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो ना कि जैसे तुम्हारा कोई पेपर हुआ, उसके कुछ फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस तुम्हें लगे जो तुमसे नहीं बने या तुमसे गलत हो गए, तो तुम इतना कर सकते हो कि वहीं पर ही पास में पेपर में अगर जगह हो तो वहीं पर उसका सोल्यूशन टीचर से पूछ कर लिख लो, या फिर कोई एक अलग से डाउट कॉपी बना सकते हो जिसमें तुम अपने सारे डाउट्स लिख रहे हो, उन सारे क्वेश्चंस को तुम उसके अंदर मेंशन करके चल सकते हो। तो यार टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, रेगुलर टेस्ट देने चाहिए, चाहे तुम्हारे नंबर कम ही क्यों ना बन रहे हो। बट तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यार तुम्हारे कब कम कम नंबर से तुम्हारे नंबर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, इस ही हैबिट की वजह से। ये जो टेस्ट रेगुलर एनालिसिस करते रहोगे ना, इससे तुम्हारा स्कोर भी इंप्रूव होगा। नाउ 6 पॉइंट है अपना प्रैक्टिस डेली, नॉट इवन अ सिंगल डे तुम्हें फिजिक्स को छोड़ना है। मतलब अगर तुम्हारी फिजिक्स बिल्कुल जीरो पे है, मतलब 30 नंबर पे 40 नंबर पे है ना, डेली टाइम निकालना शुरू करो। एटलीस्ट 3 आवर्स अपने दिन में तुम्हें फिजिक्स को तो देना ही देना है यार। कुछ भी करो कैसे भी करो, बट एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। अगर फिजिक्स अभी कंफर्ट में नहीं है, अभी फिजिक्स अगर तुम्हें आती नहीं है तो हाँ, जिस दिन कंफर्ट हो जाओ, जिस दिन तुम्हें लगे कि हाँ ठीक है अब मैं फिजिक्स में इजी हो गया हूँ, ठीक है, तब तुम बाकी सब्जेक्ट्स पे और भी ज्यादा फोकस कर सकते हो। बट अभी इनिशियल टाइम पे, क्योंकि अभी तो टाइम भी बहुत है, तुम इन 3 मंथ्स का टारगेट बना सकते हो कि 3 मंथ्स में तुम डेली फिजिक्स करोगे। एक भी दिन फिजिक्स नहीं छोड़ोगे, एटलीस्ट तुम 3 घंटे 4 घंटे फिजिक्स को दोगे। फिर चाहे तुम वो मॉर्निंग में निकालना चाहो, दिन में निकालना चाहो, या फिर रात में निकालना चाहो। मेरा पर्सनल ओपिनियन अभी ये रहेगा कि अगर तुम रात में फिजिक्स करते हो तो वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि रात में हमें क्या होता है ना कि नींद आती है। बायो करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है, तो हमें नींद आती है। बट फिजिक्स माइंड का गेम होता है यार, और जब जहाँ माइंड लगाना होता है ना, वहां हमें नींद नहीं आ पाती। तो हो सके तो एटलीस्ट जो तुम्हारा 7 बजे का टाइम है ना शाम का, वो तुम फिजिक्स को दो। हर दिन फिजिक्स की प्रैक्टिस करो, जरूर मास्टर हो जाएगी। 7th पॉइंट जो मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में पढ़ना क्या क्या होता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार पूरी एनसीईआरटी पढ़े, लोग तो कहते हैं पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। यस, होती तो है, बट ये ना बिल्कुल फिजिबल नहीं होता कि तुम पूरी एनसीईआरटी उठा के बैठो और उसे पढ़ने लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे वो सिर्फ 4-5 घंटे खींच लेगा एक चैप्टर, लेकिन उससे बेनिफिट तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, बस इतना करना है कि उसके जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं, लास्ट में तुम्हें पता होता है एनसीईआरटी के लास्ट में होते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर, उनको तुम्हें अच्छे से करना होगा। एंड जो समरी होती है उसको एटलीस्ट एक बार पढ़ लो। प्लस जो एनसीईआरटी के जितने भी फिगर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ने, चाहे वो
फिगर कैसा भी क्यों ना हो, ग्राफ्स का हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, कोई सेल है, कुछ भी है, उसको अच्छे से, जैसे हम सॉलिड्स में देखते हैं वहाँ पे जो ऑर्टा होता है लिविंग टिश्यू, उसका एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ही इलास्टोमर्स पे, परमानेंट मैग्नेट्स, और इन पर भी फिगर्स वगैरह होते हैं, डायग्राम्स वगैरह होते हैं, उनके ग्राफ होते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को अच्छे से तुम्हें लेकर चलना पड़ेगा, उन सब चीज़ों पे एक बार नज़र डाल लो। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतनी चीज़ें तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। और ऐसी कुछ टेबल्स होती हैं, जैसे टेबल वाली चीज़ें होती हैं, उनको पढ़ लो। न्यूमेरिकल डाटा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। सिर्फ एक आइडिया के हिसाब से, अगर जैसे किसी चीज़ का ऑर्डर दिया हुआ है तो उस ऑर्डर को जैसे याद कर लिया, और जैसे टेबल्स है, जैसे सॉलिड्स में मुझे लगता है टेबल दी हुई है एक, उस टेबल को जरूर एक बार ध्यान से तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ऐसी जो चीजें होती है ना एनसीईआरटी से, बस कुछ कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। प्लस इसके बाद, इन सब चीजें करने के बाद, यानी ये जो 7 पॉइंट्स है इनको कर लिया, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है ना, तो मैं कहूंगी कि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब मैं देखो, सब तो मैं कहेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इस पॉइंट को कहीं ना कहीं ऊपर रखेंगे, बट मैं ये मानती हूँ कि यार मॉड्यूल्स और बाकी सब चीजें जो होती है ना, उसमें इतना कंटेंट होता है कि तुम अगर अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बाद में भी करो ना, तो भी तुम्हें उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को थोड़ा लास्ट में बोला है कि पहले सारी चीजें कर लो, जितने 7 पॉइंट बताए हैं उनको अच्छे से करो, उसके बाद टाइम बचता है तो ये जो इंटेक्स्ट होते हैं, सबसे पहले तो एनसीईआरटी के वो करो, और फिर उसकी जो एक्सरसाइजेज होती है वो करो। अब अगर हम फिजिक्स में बुक्स की बात करें कि कौन कौन सी बुक्स एक्चुअली करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो देखो, मेरा जो सजेशन रहेगा वो तो यही है कि तुम्हारी जो मॉड्यूल्स हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है, जो टेस्ट तुम्हारे पास है, डीपीपीज हैं, सबसे पहले तो तुम्हें वही चीज करनी चाहिए। बिकॉज यार कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को पता होता है कि एक्चुअली किस चीज से क्वेश्चन आता है, तो वो कभी भी फालतू का कंटेंट अपने मॉड्यूल्स में नहीं डालते, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर्ड होते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर तुम कहोगे नहीं दीदी हमें तो कोई बताओ, आप बुक बताओ, बुक बताओ, तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने एक बुक खरीदी थी लास्ट से लास्ट ईयर खरीदी थी, जिसका नाम था एररलेस। मैंने उसे सॉल्व करा था। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने उसे पूरी तरह से सॉल्व करा था, बिकॉज वो तो पॉसिबल था ही नहीं। एक ड्रॉप ईयर में आप उस बुक को नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे। और किसी को अगर 0 पे है ना फिजिक्स बिल्कुल, तो वो उसको करके बहुत अच्छे से अपना फिजिक्स का स्कोर इंप्रूव कर सकता है। तो मैंने उसके कुछ कुछ क्वेश्चन करे थे, टॉपिक वाइज, जो टॉपिक मुझे वीक लगता था उससे मैंने क्वेश्चंस करे थे एररलेस बुक से। दूसरी बुक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो एचसी वर्मा। एचसी वर्मा से तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से निकल सकते हैं, जो कंसेप्ट वाले अभी जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं ना, तुम्हारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा अगर तुम एचसी भी सॉल्व करते हो तो। और तीसरी बुक होती है डीसी पांडे, जो अगेन पॉपुलर बुक है। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को अपने देखा है जो एचसीवी डीसी पांडे सॉल्व करते रहते हैं, मैंने उन बुक्स को देखा भी है, बट मैंने पर्सनली सिर्फ एररलेस करी है। तो या ये तीनों बुक्स अच्छी है, तुम इनमें से कोई सी भी बुक ले सकते हो, बट अगेन टाइम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स, डीपीपीज, क्वेश्चन बैंक जो तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, और जो टेस्ट है, बस पहले इनको फोकस करो, उसके बाद टाइम मिले तो ये बुक्स करना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी पर। ज्यादातर क्या होता है ना नीट एस्पिरेंट्स के साथ, कि मेरे साथ भी जो चीज होती थी कि बायो तो बहुत अच्छी आती थी और फिजिक्स बहुत डाउन थी, तो इन दोनों के बीच में शुरुआती टाइम पे केमिस्ट्री मेरी पिस जाती थी, और ये बहुत लोगों के साथ होता था। सो हमें केमिस्ट्री को पिसाना नहीं है, हमें उसे सेवियर बनाना है, जो हमारे मार्क्स को ओवरऑल बूस्ट देगा, ठीक है। हमें केमिस्ट्री से उतना कंफर्ट होना है, तो हम उस चीज पर बात करेंगे अगले वीडियो में। सो या दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो, एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड या ओके, थैंक यू सो मच, बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, 2027 के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।